एजुकेशन में 6 प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 6 प्रिंसिपल्स इन स्पेशल एजुकेशन, और वो कौन कौन से हैं। और ये 6 प्रिंसिपल्स जो हैं वो आइडिया एक्ट के द्वारा दिए गए हैं, निर्धारित किया गया है। लॉज जो हैं ये, या रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं, या गाइडलाइंस कह सकते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन को अपनाना या स्पेशल एजुकेशन को दिया गया है। ठीक है। द इंडिविजुअल विथ आइडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जरूर जान लें। द इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट क्या है? ये एक फेडरल लॉ है जो क्रिएट क्या करता है, रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्पेशल एजुकेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है तय करता है, आइडिया एक्ट। ठीक है। द लॉ गिव एलिजिबल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी राइट्स, मतलब जो डिसेबल चिल्ड्रंस हैं उनके राइट्स को डिज़ाइन करना, स्पेशली डिज़ाइन करना, इंस्ट्रक्शन देना और इंडिविजुअल सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड कराना जिसको ज़रूरत है। ठीक है। पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और आइडिया जो है इसने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, FAPE इसका शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में भी आता है। फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन क्या है? ये है जिसमें सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। द आइडिया गिव्स ईच एलिजिबल चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी द राइट टू फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्री एंड पब्लिक एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन में, जो है क्या क्या एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं बच्चों को। तो प्रोवाइड पब्लिक एक्सपेंसेस अंडर पब्लिक सुपरविजन्स के अंदर जो है पब्लिक एक्सपेंसेस हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। पेरेंट्स से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा क्योंकि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का जो है सभी को फ्री एजुकेशन जो है 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे जो हैं ऐसे नॉर्मल जो है जिनको फ्री एजुकेशन देना है। और हमारे जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड में है 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराना आवश्यक है, और ये लॉ और रेगुलेशंस में भी लिखा हुआ है। एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के तहत। ठीक है। उसके बाद फिर डिज़ाइन तैयार करना, एक यूनिक नीड्स, एक हर बच्चे का एक अलग अलग ज़रूरत होता है, तो हर बच्चे की नीड्स क्या है उसको पहचानना। ठीक है। यूनिक नीड क्या है उसके बेस पे करिकुलम को डिज़ाइन करना, या एजुकेशन क्या देना है उसको, किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या सर्विस की आवश्यकता है। ठीक है। किन किन सर्विसेज की आवश्यकता है, इन सभी को डिज़ाइन करना। और साथ ही IEP तैयार करना, किस बेस पे? यूनिक नीड्स के अनुसार, मतलब हर बच्चे की अलग नीड्स होगी तो उसके अनुसार सब बच्चे के लिए इंडिविजुअल IEP बनानी होंगी। ठीक है। और ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट फ्रॉम प्री स्कूल थ्रू हाई स्कूल, यानी कि प्री स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक जो है बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, और एज रहती है 3 साल से लेकर के 21 साल के बीच। ठीक है। एंड कंटिन्यू टू बी प्रोवाइड टू स्टूडेंट हु हैव बीन सस्पेंडेड और एक्सपेल्ड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। इट डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट टू मेक प्रोग्रेस, डिज़ाइन करना है बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है जनरल करिकुलम एजुकेशन में, जो करिकुलम है। ठीक है। एक करिकुलम में सिर्फ एक ही चीज़ बच्चे को सिखाना चाहिए, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है। यानी कि सारे चीज़ टॉपिक्स जो हैं एक साथ ही कवर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। एक टॉपिक आपने स्टार्ट किया, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में इंग्लिश ग्रामर में हमने नाउन के बारे में जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो हमें सबसे एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस करना है कि नाउन होता क्या है।
ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के माध्यम से बच्चे को समझाने का कोशिश करना चाहिए ताकि बच्चा समझ सके। और साथ ही साथ बच्चे की नीड्स के अनुसार उसके गोल्स भी, चैलेंजिंग गोल्स जो होंगी उसको पूरा करना है हमें। प्रोवाइड मोर देन मिनिमल बेनिफिट बट विथ नो रिक्वायरमेंट टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल। ठीक है, प्रोवाइड कराना है हमें, मिनिमल बेनिफिट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर रिक्वायरमेंट अगर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है तो उसे भी फुलफिल करना चाहिए। इंक्लूड रिलेटेड सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज रिलेटेड है, तो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड अदर स्कूल एक्टिविटीज़ में जो है उनको पार्टिसिपेशन में उनको सपोर्ट देना है ताकि बच्चा आगे पढ़ सके। एंड इंक्लूड एक्सटेंडेड ईयर सर्विसेज व्हेन नेसेसरी टू प्रोवाइड FAP, यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि अगर किसी बच्चे को सर्विसेज और लॉन्ग टाइम तक चाहिए, मान लीजिए बच्चे को FAP के अनुसार 3 साल से 21 साल तक की सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई फ्री में, ठीक है, अब आवश्यकता पड़ी है कि 21 साल के बाद बच्चा जो है 22 साल 23 साल एक अडल्टहुड पर्सन्स बन गया है, ठीक है, 25 साल है, तो अगर उसको तब भी सर्विस की ज़रूरत है तो सर्विस को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है इसके अनुसार। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा, एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, हमें एक एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या आता है, तो पेरेंट्स मस्ट कीप परमिशन फॉर इवैल्यूएशन एंड फॉर सर्विसेज, पेरेंट्स जो है परमिशन देंगे इवैल्यूएशन के लिए और सर्विसेज के लिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट मस्ट बी इवैल्यूएटेड इन ऑल एरिया, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि जहाँ हमें शक है कि हाँ बच्चे को ये सर्विसेज कहाँ जो दे रहे हैं क्या वो सही दे रहे हैं, बच्चे को किस एरियाज़ में परेशानी है, ठीक है, सस्पेक्टेड एरियाज़ जो है डिसेबिलिटीज़ के ऑल एरियाज़ हैं, जैसे 5 जैसे FACP के अकॉर्डिंग 5 एरियाज़ हैं, तो उसी के अनुसार बच्चे का एवेल्यूएशन भी उसी के अनुसार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन शुड इंक्लूड वेराइटी ऑफ टूल्स, टूल्स अलग अलग प्रकार के टूल्स का प्रयोग हम कर सकते हैं, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, हर बच्चे के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे वो भी तय करना है हमें, जिसके माध्यम से हम उसके फंक्शनल डेवलपमेंट एकेडमिक इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, यानी इकट्ठा कर सकें, ठीक है, एक जगह। एंड इवैल्यूएशन शुड नेवर बी बेस्ड ऑन सिंगल मेजर और असेसमेंट, इवैल्यूएशन जो है सिर्फ वन वेज नहीं होना चाहिए, सिंगल वेज नहीं होना चाहिए, हो सकता है एक के बाद दूसरे बार भी हमें असेसमेंट करने की आवश्यकता, 2 से 3 बार असेसमेंट करना हमें आवश्यक है, कंपलसरी है, ठीक है। दो बार मान लो 3 बार हमने असेसमेंट किया, क्योंकि बच्चे का जो असेसमेंट पर जो स्कोरिंग है एक बार में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि बच्चा हाँ ID है, HD है या SLD है, तो इसलिए हमें कम से कम 3 बार असेसमेंट बच्चे का या मेजरमेंट बच्चे को करना ही पड़ेगा, ताकि उससे यह पता चलेगा, मान लीजिए कि हाँ हम कंफर्म हो जाएंगे पूरी तरीके से कि हाँ बच्चे को ID HD या SLD है, या इस एरिया में इन एरियाज़ में जो है बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और ST OT PT सर्विसेज की आवश्यकता है या और अदर सर्विसेज हैं तो उनकी आवश्यकता पड़ेगी, या स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। मान लीजिए 3 में से 3 बार असेसमेंट किया, 3 बार में 2 बार हमने असेसमेंट किया जिसमें बच्चे का सेम इश्यूज दिखा रहा है, ठीक है, तब आपका असेसमेंट सही है। अब इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स यूज फॉर एवोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और अलग अलग प्रकार के मेथड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एवोल्यूशन को करने के लिए। टेक्निकल साउंड
हो सकता है, नोट कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड प्रोवाइड लैंग्वेज चाइल्ड यूज, बच्चे जिस भाषा में समझते हैं हमें उसी भाषा का यूज़ करना है। बच्चा अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको इंग्लिश वर्ड का यूज़ करना है इंग्लिश में, क्योंकि जो बच्चे का मदर टंग है उसी भाषा में है जो है बच्चे का असेसमेंट करना होगा हम, तभी हम उसको अच्छे तरीके से जान सकते हैं, उसके नीड, उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेस को जान सकते हैं। किसी भी आईपी को तैयार करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इवैल्यूएशन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ट्रेंड एंड नॉलेजेबल पर्सनल। ठीक है, इवैल्यूएशन कौन करेगा? जो ट्रेंड होंगे और नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ठीक है, वो इवैल्यूएशन करेंगे। न्यू और अपडेटेड इवैल्यूएशन शुड बी कंडक्ट इफ देयर इज अ रीजन टू सस्पेक्ट अ नीड और अ पेरेंट रिक्वेस्ट वन। यानी अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें दोबारा से इवैल्यूएशन करना चाहिए, कोई सस्पेक्ट है, किसी एरिया में आपको लगता है कि हाँ हो सकता है बच्चा ऑक्यूपेशनल एरिया में वीक पड़ रहा है, ठीक है, या पर्सनल एरिया जो हो गया, या सेल्फ हेल्प स्किल्स जिसे कहा जाता है, या फिर एडीएल एक्टिविटीज़ जिसमें आती हैं उसमें बच्चा जो है किसी न किसी में बच्चे को नीड्स की आवश्यकता है, सस्पेक्ट हमें लगता है, तब हम दोबारा से इवैल्यूएशन करेंगे। और नहीं तो फिर अगर पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार फिर से दोबारा एक चेकअप कर लीजिए, ठीक है, बच्चे का एक बार दोबारा से असेसमेंट कर लीजिए, तब हम दोबारा से एप्रोप्रिएट असेसमेंट कर सकते हैं। एन एवैल्यूएशन मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 60 कैलेंडर डेज ऑफ द पेरेंट गिविंग परमिशन। ठीक है, इवैल्यूएशन कंडक्ट हमें करना है 60 दिनों के अंदर पेरेंट्स के परमिशन के साथ। ठीक है, अब री इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? ठीक है, री इवैल्यूएशन में ऑकर व्हेन अ कंडीशन वारंट न्यू इन्फॉर्मेशन। री इवैल्यूएशन कब करेंगे? जब हमें कोई नया इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा, या फिर पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर हम री इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, a comprehensive re-evaluation must be completed every 3 years। ठीक है, री-evaluation जो है कंप्लीट करना है हर साल 3 years एंड अनलेस बोथ द पेरेंट एंड एजुकेटर एग्री। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेरेंट और एजुकेटर जो है, स्पेशल एजुकेटर जो री-evaluation कर रहा है वहाँ पे उपस्थित हो, साथ में हो और दोनों एग्री हो इसके लिए। ठीक है, एवरी 3 ईयर, हर 3 साल के अंदर जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट के अनुसार बच्चे का री-इवैल्यूएशन करना है कि बच्चे का जो है प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है, उससे हमें ये पता चलेगा। इट कैन बी कंडक्टेड मोर ऑफन इफ नीडेड। अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो भी हम एक से ज़्यादा भी री-इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन वंस अ ईयर। इस बात का भी ध्यान रखना है, साल में एक बार से अधिक नहीं कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? अ पेरेंट हैव राइट टू रिक्वेस्ट एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एट द AEA एक्सपेंसेस इन द डिसएग्री विथ रिजल्ट ऑफ स्कूल एवैल्यूएशन। पेरेंट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कराना है बच्चे का, ठीक है, बच्चे के स्कूल का रिजल्ट देख करके, ठीक है, तब होगा। दूसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एट द ऑन एक्सपेंसेस एट एनी टाइम। इंडिपेंडेंट एजुकेशन आप किसी भी समय पे करा सकते हैं। द आईपी टीम मस्ट कंसीडर एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज बट डू नॉट नेसेसरली हैव टू फॉलो देम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड है, प्रिंसिपल जो है आईईपी यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लान भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आईईपी है क्या? तो आईईपी जो है एक रिटेन स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है? रिटेन स्टेटमेंट फॉर ईच चाइल्ड विद डिसेबिलिटी दैट इज डेवलप्ड या रिव्यू या रिवाइज्ड एट लीस्ट वंस अ ईयर बाय अ टीम। सारे टीम जो है मिल करके
मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है, ठीक है। सभी टीम मिलकर के एक बार साल में बच्चे का आईपी या उसका प्रोग्रेस चेक करते हैं, आईपी डेवलप करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है आईपी के अंदर, तो टीम इंक्लूड्स एजुकेटर यानी स्पेशल एजुकेटर होंगे, पेरेंट्स होंगे, स्टूडेंट होगा, एंड अप्रोप्रिएट एंड अदर हु हैव नॉलेजेबल एक्सपर्टाइज, मतलब और भी अदर एक्सपर्टीज होंगे, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होगा अगर नीड है तो, स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट होगा अगर बच्चे को नीड्स है तो, ठीक है, और फिजियोथेरेपी भी होगा, और साइकेट्रिक्स भी होते हैं, ठीक है। इन सब ये सारे जो है इसके टीम मेंबर्स होते हैं। द आईपी मस्ट कंटेन मेजरेबल गोल्स, आईपी क्या करता है, मेजरेबल गोल्स राइट करता है यानी लिखता है। द टीम वांट टू स्टूडेंट स्किल्स टू बी इन अ ईयर, ताकि वो गोल तय करता है, आईपी के माध्यम से हम गोल तय करते हैं जिसके माध्यम से जो है स्टूडेंट्स की स्किल्स को बढ़ाया जा सके या जो स्किल्स हैं उनकी उसको देखा जा सके। इट मस्ट बी डिजाइन टू मीनिंगफुल प्रोग्रेस इन द जनरल एजुकेशन एंड करिकुलम एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस के ध्यान में रखते हुए हमें यह डिज़ाइन करना है मीनिंगफुल प्रोग्रेस में आईईपी। द एजुकेशनल प्रोग्राम इज डिटरमाइन फर्स्ट, सबसे पहले हमें उसके एजुकेशनल प्रोग्राम को देखना है, फिर उसके बाद हमें प्लेसमेंट या एजुकेशनल सेटिंग के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी उसके एजुकेशन सिस्टम को सही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन बोथ प्रोग्राम, चाहे वो प्लेसमेंट में डिसीजन लेना हो या कोई प्रोग्राम के जरिए प्रोग्राम बनाना हो, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना आवश्यक है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट नीड टू बी मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड एनी पीरियोडिक रिवीजन, ठीक है। पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है उनके नीड्स के अनुसार मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक है डेवलपमेंट, किसी भी एरिया में डेवलप करने के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट यानी LRE। अब LRE क्या होता है, एनी प्लेसमेंट आउटसाइड द जनरल एजुकेशन क्लासरूम मस्ट बी जस्टिफाई बाय द चाइल्ड इंडिविजुअल डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स, ठीक है। जो जनरल एजुकेशन क्लासरूम को जस्टिफाई करे, आउटसाइड प्लेसमेंट करे, ठीक है। जनरल क्लासरूम से बाहर निकल करके जो है एक इंडिविजुअल चाइल्ड को, जो डिसेबल चाइल्ड है उसकी नीड्स को फुलफिल करे, वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में आता है। स्टूडेंट मस्ट हैव मीनिंगफुल एक्सेस टू सेम एज पीयर ग्रुप, जिसके माध्यम से बच्चा जो है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ कर पाता है सेम एज ग्रुप के साथ विदाउट डिसेबिलिटीज़ व्हेन अप्रोप्रिएट, चाहे वो जो बिना डिसेबल्ड पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन चाइल्ड है उसके साथ जो है सेम एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उसके साथ में उनके साथ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ कर सकें। स्पेशल एजुकेशन इज नॉट अ प्लेस, स्पेशल एजुकेशन जो है कोई प्लेस नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। It must consider providing any needs services in the general education classroom and other integrated setting। स्पेशल एजुकेशन क्या है, जिसके अंतर्गत स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं बच्चे की नीड्स के अनुसार, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे को नीड्स है, वीक है बच्चा, तो उसको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, जनरल एजुकेशन क्लासरूम में भी। एंड इन अदर इंटीग्रेटेड सेटिंग है तो वहाँ पे भी। साथ ही साथ इन्वॉल्वमेंट इन म्यूज़िक, इनको जनरल एजुकेशन क्लासरूम में तो सर्विसेज प्रोवाइड ही कराई जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा 6th क्लास में है, ठीक है, जनरल स्कूल में पढ़ रहा है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है या गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, क्लास 6 में है, ठीक है, उसको प्लेस वैल्यू नहीं आता है मैथ, या फिर एग्जाम्पल के रूप में मैथ में वीक है बच्चा, ठीक है,
तो बच्चे को क्या चीज़ की आवश्यकता है, एक स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है कि उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए जिस एरिया में, अब मैथ में भी तो बहुत सारे एरिया जैसे प्लेस वैल्यू, ठीक है, या फ्रैक्शन है, तो उसमें अगर बच्चा वीक है तो उसके लिए अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी, ठीक है, जनरल स्कूल में, एजुकेशन में ही, क्लासरूम में ही उनको एक इंटीग्रेटेड सेटिंग के थ्रू रखा जाएगा, वहाँ पे बिठाया जाएगा एक साथ। जितने भी वीक स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग से क्लास रिकमेंड कराई जाएंगी ताकि बच्चा सीख सके उन टॉपिक्स पे। अब नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट इन म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, स्कूल ट्रिप्स, क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ मस्ट बी एकोमोडेटेड, ठीक है। बच्चे को जो है इन्वॉल्व करना है इन सभी एक्टिविटीज़ में, चाहे वो म्यूज़िक हो, आर्ट हो, फिजिकल एजुकेशन हो, स्कूल ट्रिप में जाना हो बाहर, ठीक है, या क्लब में जाना है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में हो रही है या कोई और भी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उन सब में उनको इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड कराना है, एकोमोडेशन देना है अगर ज़रूरत है तो। साथ ही साथ फंडिंग इज़ नेवर एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर मोर रिस्ट्रिक्टिव प्लेसमेंट, फंडिंग कोई अप्रोप्रिएट रीज़न जो है नहीं है मोर रिस्ट्रिक्टिव प्लेसमेंट बनाने के लिए। स्टेट मस्ट मेंटेन अ फुल रेंज ऑफ प्लेसमेंट, स्टेट जो है, जितने भी स्टेट्स हैं वो खुद ही फुल प्लेसमेंट ऑप्शंस जो है मेंटेन करती हैं। एंड नीड ऑफ चाइल्ड हु रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, जिस बच्चे को नीड्स है, ज़रूरत है किसी स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स की, तो वो स्टेट पूरा करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा पेरेंट एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। The idea is very specific about what schools must do to ensure the parents have the opportunity to active participate in each step of special education progress, ठीक है। पेरेंट्स का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी होता है और साथ ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को, ताकि जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके बच्चे के साथ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्रेस, उनके बच्चे को जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है उसका साथ दें हर स्टेप बाय स्टेप, हर एरियाज में। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएट मस्ट बी मीनिंगफुल इन्वॉल्व रहते हैं हर एक्टिविटी में, दोनों। द डेवलपमेंट में हो, रिव्यू हो या रिवीजन ऑफ IPO, सभी में पेरेंट्स और चाइल्ड का होना आवश्यक है। एजुकेशनल प्लेसमेंट डिसीजन अगर हो रहा है, बच्चे का अगर प्लेसमेंट के लिए एजुकेशन डिसीजन हो रहा है, तो उसमें भी पेरेंट्स का होना अति आवश्यक है। डिटरमाइनिंग व्हाट डाटा नीड्स टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपने एवोल्यूशन करने के बाद या उससे पहले आपने बच्चे के अनुसार क्या डाटा इकट्ठा किया था या आपके पास क्या डाटा था इसका, उसके बाद फिर आप रीइवोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चे के रीइवोल्यूशन में जो है या उसके डाटा कलेक्शन में जो है कुछ कमी पेशी हो गई है, तो आप उसका दोबारा से रीइवोल्यूशन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं या रीइवोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन प्लानिंग कर सकते हैं एंड सर्विसेज स्टार्टिंग बाय द एज ऑफ 14 ईयर्स, जैसे ही बच्चा 14 साल का हो जाएगा तो उसके लिए ट्रांजिशन प्लान बनाना स्टार्ट कर देंगे, सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। द स्कूल टीम हैज ऑब्लिगेशन टू हेल्प फैमिली अंडरस्टैंड सर्विसेज एंड सपोर्ट आर बीइंग डिस्कस्ड एंड कैन हैव मीनिंगफुल इनपुट। स्कूल टीम के साथ जो है वो अगर सहायता नहीं कर रही है या फैमिली अंडरस्टैंड सर्विसेज को अगर सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, या डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं इन मीनिंगफुल वे में, तब फैमिली शुड नेवर फील बैड, उनको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनसे सवाल आप पूछिए, ठीक है। साथ ही साथ इफ अ पेरेंट हैज क्वेश्चन अबाउट देयर राइट्स इन द प्रोसेस, अपने राइट के लिए, हक के लिए लड़िए। दे शुड नॉट हेजिटेट टू टॉक टू द स्पेशल एजुकेशन टीचर, हेजिटेट ना हो
ठीक है। एक स्पेशल एजुकेटेड टीचर से आप सीधी तरीके से बात कर सकते हैं, हेजिटेट नहीं होना है। एंड अदर स्टाफ और आईपी मेंबर्स से भी आप बातचीत करें अगर बच्चे का प्रोग्रेस ना हो रहा है तो। पेरेंट्स कैन आल्सो इनवाइट एनी वन दे डिड लाइक टू एन आईपी मीटिंग। हर आईपी मीटिंग में पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना अति आवश्यक है। IEP meeting can be overwhelming, emotional, full of information and education terms that might be confusing. IEP की मीटिंग इसीलिए रखी जाती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान देखा जाए, ठीक है, उसका बच्चे का इंफॉर्मेशन प्राप्त करी जाए, पेरेंट्स का कन्फ्यूज़न दूर किया जाए, ठीक है, और जहाँ जिस एरिया में कन्फ्यूज़न है वहाँ पेरेंट्स से पूछा जाए। इट कैन बी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स टू ब्रिंग समवन विथ देम दे कैन रिफ्लेक्ट बैक अबाउट मीटिंग विथ इट, ठीक है। पेरेंट्स जो है हर चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ ही साथ उनके हर क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे। It is courteous for parents to let the school know if they have invited other to attend. मान लीजिए पेरेंट्स जो है स्कूल में इनवाइट नहीं किए गए या फिर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, इनविटेशन मिला है लेकिन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण पेरेंट्स स्कूल में, तब वो केयर गिवर्स को या किसी और को भी भेज सकते हैं जो बच्चे को अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, सुरक्षा। आइडिया इंक्लूड इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल सेफगार्ड टू इंश्योर, बच्चे की राइट्स की सुरक्षा रखना, ठीक है, डिसेबल पर्सन जो है एंड पेरेंट्स आर प्रोटेक्ट, ताकि बच्चे की राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, एंड हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नीड टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोग्रेस, ठीक है। पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड टू नोटिस इन राइटिंग इंक्लूडिंग पेरेंट्स a parental right notice to provide information about a special education। उनको पेरेंट्स को यह राइट्स है जानने का यह अधिकार है कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस है स्पेशल एजुकेशन में। प्रोसीजरल सेफगार्ड, सुरक्षा का क्या ध्यान रखा गया, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स दोनों का राइट्स है। नोटिस इन राइटिंग ऑफ आईईपी मीटिंग, ध्यान रखना है आईईपी मीटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे के हित में है कि नहीं है। प्रायर राइट written notice where the school proposes to change to refuse to change educational program or educational placement of the child। यानी कि इसका भी आप लिख करके ध्यान दें या रखें अपने पास कि अगर कोई स्कूल जो है किसी पर्पस के कारण चेंज कर रहा है आपके एजुकेशन प्रोग्राम्स को या प्लान को या प्लेसमेंट को, बच्चे के प्लेसमेंट को, या मना कर रहा है, तब भी आप जो है अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सेस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, पेरेंट्स को यह हक है कि बच्चे की हर जानकारी को या हर जो रिकॉर्ड्स जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रख सके। रिव्यू एजुकेशन रिकॉर्ड्स, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा मेरा कहाँ तक प्रोग्रेस कर पा रहा है। एंड ऑब्टेन कॉपीज टू एजुकेशनल रिकॉर्ड्स फॉर द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे के एजुकेशनल रिकॉर्ड्स जो कॉपीज़ है वो भी पेरेंट्स का हक है कि वो रिकॉर्ड के रूप में रख सके। एंड दे में प्लेस स्टेटमेंट ऑफ करेक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑन द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इट कंटेन समथिंग दे डिसएग्री विथ। यानी कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि स्टेटमेंट में कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है या फिर गलत जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, रिकॉर्ड्स में गलत लिखा गया है कुछ, ठीक है, तो पेरेंट्स जो है बोल सकता है स्पेशल एजुकेटर से, ठीक है। पेरेंट्स हैव वैरायटी ऑफ प्रोसीजरल प्रोटेक्शन,
दे कैन इन्वॉक व्हेन दे डिसएग्री विथ एजुकेटर, यानी कि इसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है पेरेंट्स को। ठीक है, अगर पेरेंट्स जो है डिसएग्री है स्पेशल एजुकेटर या टीचर जो भी उसे पढ़ा रहा है, तो वो कहाँ जा सकता है? रिसोल्यूशन फैसिलिटेटर प्रोसेस कर सकता है, मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस रख सकता है, फॉर्मल रिटन कंप्लेंट दे सकता है एंड ड्यू प्रोसेस हियरिंग हो सकता है एजुकेटर के खिलाफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।